Hello all, I'm Dr. Ashish Sahdev and again back with a new podcast. Today's topic is very interesting. We're going to talk about gut and liver health. So the topics are very interesting and you're going to have a lot of insights from Dr. Mukesh Nandal. Thank you Dr. Mukesh Nandal. Thanks for coming on this particular podcast. ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं सबसे मोस्ट कॉमन थिंग सर, IBS सर। IBS सर बहुत कॉमन है और आज के टाइम पे मतलब हर किसी इंसान को पता है कि एक IBS करके एक बीमारी होती है और उसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे जनरली जो स्टूल से लेके होते हैं या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा। तो सर डिटेल में बताइए व्हाट इज IBS। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अगर हम बात करें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ओपीडी की, यानी कि पेट से संबंधित रोगों की, तो आज की डेट में सबसे कॉमन सिम्टम जिसके साथ पेशेंट्स आते हैं वो IBS ही है। IBS एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसको अगर हमें याद रखना है तो हम BAP निमोनिक बाप से भी याद रख सकते हैं। ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, मतलब कि लंबे टाइम चलता है। इसमें 3 चीज़ों में से एक होती है एब्डोमिनल ब्लोटिंग यानी कि पेट का फूलना, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द, एंड डिफिकल्टी पासिंग स्टूल्स यानी कि पॉटी पास करने में दिक्कत आना। इसके 3 वेरिएंट्स होते हैं, एक IBS कॉन्स्टिपेशन, एक IBS डायरिया और एक IBS मिक्स्ड वेरिएंट। यहाँ पे समझने लायक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सभी जांचें IBS में नॉर्मल आती हैं, यानी कि अगर आप IBS के पेशेंट की एंडोस्कोपी करेंगे वो नॉर्मल आएगी, आप CT स्कैन करेंगे वो नॉर्मल आएगा। इट इज़ अ फंक्शनल डिसऑर्डर, यानी कि स्ट्रक्चर सारे सही हैं शरीर के तंत्र में, पर उनकी सेंसिटिविटी पेन को लेके या डिस्टेंशन को लेके थोड़ी बढ़ जाती है। यानी कि मान लीजिए मैं और आप 2 भाई हैं जिसमें से एक को IBS है, एक को IBS नहीं है। अगर हम दोनों एक कटोरी राजमा खाएंगे या चने खाएंगे या छोले खाएंगे हाई फॉडमैप डाइट, तो हम में से एक आदमी को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द और ऐंठन होगी जबकि दूसरा लगभग नॉर्मल हो। तो सर इस मतलब आप कह रहे हैं कि दिमागी बीमारी है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉडी में एक चीज़ होती है ब्रेन गट एक्सिस। दिमाग हमारे इंटेस्टाइन से बात करता है, इंटेस्टाइन हमारे दिमाग से बात करती है। ठीक है। इंटेस्टाइन में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबैक्टीरियाज हैं और साथ में एक इंटेस्टाइन का अपना नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये वेगस नर्व के थ्रू, साथ में ब्रेन से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके थ्रू, और जो बैक्टीरिया केमिकल्स बनाते हैं उनके थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। अब इस बातचीत में अगर कभी गड़बड़ आ जाती है तो हमारे पेट की सेंसिटिविटी एबनॉर्मल स्टिमुलाई को लेके बढ़ जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज गट ब्रेन एक्सिस, जो काफी आजकल बात हो रही है। सर हमने भी हाई फॉडमैप डाइट की बात करी। व्हाट इज हाई फॉडमैप एंड व्हाट इज लो फॉडमैप एंड इज इट ए सॉल्यूशन फॉर IBS? मतलब इस क्या ये IBS का एक समाधान है? सर देखिए, IBS की जहाँ तक हम बात करते हैं तो उसके इलाज के लिए हमें एक मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एक ही चीज़ की तो उससे हो जाएगा। पहले बात करते हैं फॉडमैप डाइट की। तो फॉडमैप होता है फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स और पॉलीइनोल। ये कुछ एक ऐसे केमिकल्स हैं जो अगर पेट में जाते हैं तो ये पेट में दर्द, ऐंठन और तकलीफ को बढ़ाते हैं। इसके कुछ अगर सिंपल निमोनिक्स मुझे आपको देने हो तो ABCD। A से एप्पल का छिलका हो गया, B से बीन्स हो गई जिसमें चना, राजमा, छोले आ गए, C से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गया, D से डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया। अगर ये चीज़ हम लें, मतलब कोई भी व्यक्ति लेगा जिसको IBS है, तो उसको पेन और ब्लोटिंग ज़्यादा होगा। अब हमें अगर इससे बचना है तो 2 अप्रोचेस हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आप कोई भी दवाई लोगे तो दवाई 1 दिन काम करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन काम करेगी। बट हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स यंग होते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनको 20 साल, 30 साल, 40 साल हम दवाई पे डाल दें। तो सबसे पहले हमें अपना डाइट और लाइफस्टाइल बेटर करना है। डाइट में हमें लो फॉडमैप डाइट लेना है, शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। लाइफस्टाइल में आजकल लाइफ में स्ट्रेस सबकी बढ़ गया है। पहले कुछ साल पहले कम्युनिटी की फीलिंग अच्छी होती थी, फैमिली की फीलिंग अच्छी होती थी, लोग एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे। अब टाइम ऐसा आ गया है कि हम सब अपने एक स्क्रीन के आगे बैठे होते हैं, अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। साथ में चुनौतियां बढ़ गई हैं, एक दूसरे को देखा देखी आगे बढ़ने का प्रेशर बढ़ गया है, तो इसमें इंसान बहुत अकेला हो गया। मन में जो भी स्ट्रेस आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम किसी से कह नहीं पाते हैं, और जब अंदर ही अंदर वो फीलिंग्स बॉटल अप होती हैं वो स्ट्रेस बनाती हैं। जब स्ट्रेस बनता है तो गट का माइक्रोबायोटा बिगड़ता है, जब वो बिगड़ता है तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसमें से एक IBS है। सो सर गट माइक्रोबायोम जो आप बार बार बोल रहे हो सर, इज इट ए सीरियस सिग्निफिकेंट थिंग इन योर बॉडी? तो गट माइक्रोबायोम सर काफ़ी लोग कॉमनली यूज़ करते हैं और आजकल तो गट क्लिनिक्स बहुत खुले हुए हैं जो गट माइक्रोबायोम बात करते हैं। गट माइक्रोबायोम की एक टेस्टिंग होती है जो सैंपल विदेशों में जाता है, दे टेस्ट फॉर इट। सो गट माइक्रोबायोम को मेंटेन करने के लिए क्या करना है? तो देखिए, गट माइक्रोबायोम, जैसे हम इस देश के नागरिक हैं सारे और हमारी एक डेमोग्राफी है, हमारे पेट में भी एक छोटा सा देश है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं। अगर उसमें कुछ
अराजक तत्व बढ़ जाते हैं, हम्म। कुछ खराब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो वे पेट में प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है। हमें उसको बेटर करना है और हमें उसको खराब होने से बचाना है। ये खराब होता क्यों है? ये खराब होता है अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं। अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है शरीर में, उसके जल्दी इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स ज़रूरी होते हैं। पर बहुत बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ, ज़ुकाम एक वायरल इन्फेक्शन है, हर साल सबको होता है। हम केमिस्ट की दुकान पे जाके भाई एजिथ्रोमाइसिन दे दो, भाई ऑगमेंटिन दे दो, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। हमें कहीं थोड़ा सा दर्द लगा, चोट लगा, हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। ये एंटीबायोटिक्स पेट में जाके जो बैक्टीरिया का बैलेंस है उसको ख़राब करते हैं और ख़राब बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं करना है। एंटीबायोटिक्स जब ही लेने हैं जब उसकी जेन्युइन इंडिकेशन है। दूसरा, हमें ऐसे आहार से बचना है जो इंटेस्टाइन के बैलेंस को फिर से ख़राब करते हैं। तो कभी भी प्रोसेस्ड फूड हमें नहीं खाना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर से हमें बचना चाहिए। सिगरेट और शराब के सेवन से हमें बचना चाहिए क्योंकि ये इंटेस्टाइन के बैलेंस को ख़राब करते हैं। तीसरी बात आती है लाइफस्टाइल की। नियमित टाइम पे सोना और नियमित टाइम पे उठना चाहिए। जहाँ तक हो सके मील टाइम्स फिक्स रखने चाहिए। अगर हम कभी जल्दी में चले यार खाना छोड़ देते हैं, बाद में खा लेंगे, बाद में डबल खा लूँगा, ऐसा करते हैं तो इससे बॉडी में मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी कम होती है और दिक्कत बढ़ती है। तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। साथ में स्ट्रेस लेवल्स, आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ, आजकल सबके ज़्यादा हैं। उसको कम करने के लिए हमें जहाँ तक हो सके योगा या प्राणायाम और एक स्ट्रॉन्ग फैमिली और कम्युनिटी की फीलिंग को मेंटेन करना चाहिए। स्टडीज़ हुई थी कि इटली में एक कम्युनिटी था जिसमें हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ही कम था। वो लोग सिगरेट भी पीते थे, शराब भी पीते थे, सब करते थे, बट वहाँ के लोगों में ऐसा पाया गया कि उनकी जो औसत लाइफ थी वो ज़्यादा थी। उन्हीं के डिसेंडेंट से उनके जो बच्चे या पोते अमेरिका चले गए, उनमें जो रिस्क था हार्ट डिजीज़ का वो अमेरिकन पॉपुलेशन जितना हो गया। बाद में जब एनालिसिस किया तो ये पाया कि उनमें एक सेंस ऑफ कम्युनिटी था। जैसे कुछ साल पहले तक गाँव में सब लोग आपस में बैठ के बातें करते थे, सुख दुख साझा करते थे, एक वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनापन, आत्मीयता रहता है, अगर उससे निकाल के इंडिविजुअल को आप अलोन एक किसी भी मिलियू में डाल देंगे और स्ट्रेस में डालेंगे तो मेंटल इलनेसेस का रिस्क बढ़ता है। साथ में ये सब क्रॉनिक डिजीजेस भी बढ़ते हैं।